वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों ये हमारे जेईई क्रैश कोर्स का डे नंबर 8 है और आज हम लोग अपने पीपीबी का यूनिट नंबर 21 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है रिसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और इसका स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर समझना है। किसका स्ट्रक्चर? तो भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना है। उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं वो हमें समझना है। उसके बाद दोस्तों डेब्ट मार्केट, मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, ये 3 मार्केट होंगे, आपको पता होगा। हम लोग एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या विकास में हुआ है दोस्तों, रिसेंट डेवलपमेंट। जैसा कि नाम ही हमारा रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा 3 मार्केट आता है, एक मनी मार्केट, एक डेब्ट मार्केट और एक फॉरेक्स मार्केट। तो उन तीनों को हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट आया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे टॉपिक को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से। तो ये टॉपिक का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि इस टॉपिक में हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, और हमारा अप्रोच वही रहेगा। हम क्वेश्चन को देखेंगे, हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ, उसको और मजबूत करना है। तो उसके लिए कौन कौन से रिफॉर्म लाए गए। अब देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट, ब्रोडनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट बेस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन परस्यूड ड्यूरिंग 1990s। तो ये सब काम 1990 के दौरान किया गया। और ये जो है फ्रेमवर्क किसने प्रोवाइड किया था? तो वगुल कमेटी और नरसिम्हन कमेटी। तो ये 2 कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन आपके सामने है कि रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वेयर इनिशिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमेटी। यानी दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है उसमें जो भी रिफॉर्म आया गया उसको शुरुआत किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया? जानकी रमन, नरसिम्हन, तारापुर और दोस्तों डी ऑप्शन है हमारा रंगाराजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा नरसिम्हन। तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही हमारा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में रिफॉर्म को इनिशिएट किया गया था। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है आफ्टर 2000 to 2001 अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक मेजर्स टेकन अप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो 2000 या 2001 के बाद क्या हुआ कि कुछ स्ट्रक्चरल और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक मेजर लिया गया, किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों? इसके कारण हमारा जो इंडियन मनी मार्केट में है उसमें ग्रोथ आया, और इसके कारण हमारा इंट्रोडक्शन हुआ LAF का। LAF क्या होता है दोस्तों? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बेसिकली हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, समझ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन कब हुआ था LAF का? तो याद रखिएगा 5 जून 2000 से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों CBLO आया। CBLO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। कि ये इसके किसके थ्रू आया? तो CCIL के थ्रू, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कब से ऑपरेशन हुआ? तो 20 जनवरी 2003 से, ठीक है। और दोस्तों रेपो मार्केट आउटसाइड द LAF का एक्सपेंशन भी हुआ, हैव आल्सो प्रोवाइडेड एन एवेन्यू फॉर बैंक एंड नॉन बैंक पार्टिसिपेंट टू ट्रेड फंड आफ्टर कन्वर्जन ऑफ कॉल मनी इनटू प्योर इंटरबैंक मनी मार्केट। अब देखिए क्वेश्चन है LAF विच स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम। तो LAF कब से फंक्शन स्टार्ट किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ये 5 जून 2000 की ईस्वी से एस्टैब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेट एट विच RBI लैंड टू बैंक अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कॉल्ड। देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर RBI के पास सर्टेन टूल्स हैं जिसके बेसिस पे वो बैंक्स के साथ ट्रांजेक्शन करती है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जिस रेट पे RBI जो है पैसा देती है LAF के अंदर उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है, यानी कि रेपो रेट। आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे RBI लैंड इट्स मनी टू बैंक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आखिर देखिए हमारा जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है, क्या क्या फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये पूछा गया है। तो 1 नंबर है हमारा इट प्रोवाइड स्कोप फॉर मोर पार्टिसिपेंट, सेकंड है इट अफेक्ट लिक्विडिटी इन द सिस्टम, एंड द थर्ड इज इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड। तो दोस्तों आप देखिए ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। अब बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर्स है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है तीनों के तीनों। सबसे पहले क्या करता है कि ये ज़्यादा पार्टिसिपेंट के लिए मोर स्कोप प्रोवाइड करता है। उसके बाद दोस्तों लिक्विडिटी जो हमारे सिस्टम में उसको ये प्रभावित करता है, और दोस्तों जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको स्टेबलाइज करता है। सो इट परफॉर्म ऑल द 3 फंक्शन, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, हम लोग मनी मार्केट
का डेवलपमेंट देखेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम लोग DFHI कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स का यही फायदा है कि मैं कम टाइम में आपके लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं हर एक टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी गई हैं। हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझिए, एक एक थ्योरी को, एक एक फैक्ट को समझिए और उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। दैट्स ऑल। ओके, चलिए। तो दोस्तों, DFHI का फुल फॉर्म है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये रिजर्व बैंक के द्वारा, पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ज्वाइंटली सेटअप किया गया था। और ये कब से ऑपरेशन में आया? 1988 में। आखिर क्यों आया ये? तो ये करता क्या है दोस्तों, जो हमारा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उससे ये डील करता है। और दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लिक्विडिटी को इंप्रूव करना। ठीक है, अब देखिए, DFHI से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड सेट अप जॉइंटली बाय RBI, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमेंस ऑपरेशन इन द अप्रैल 1998 टू डील इन डैश इंस्ट्रूमेंट विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग लिक्विडिटी। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शंस है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है दोस्तों, जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है। तो आपके पास फैक्ट होनी चाहिए। फैक्ट आपको कहाँ से मिलेगी? तो मेरे शॉर्ट नोट से मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को अपने JIB 2021 क्रैश कोर्स के बारे में बता दूँ। 2 प्लान है, प्लान A और प्लान B। इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी, MCQs, उसके अलावा आपको यूनिट वाइज टेस्ट दूंगा और दोस्तों मॉड्यूल वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। और जो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को पूरे फुल सिलेबस टेस्ट करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्लान की क्या कॉस्ट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, दे मे कॉन्टैक्ट मी। चलिए, इसके बाद हम लोग कमर्शियल पेपर को डिस्कस करते हैं। देखिए, कमर्शियल पेपर क्या है? ये एक तरह का अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हम लोग मनी मार्केट को ही तो पढ़ रहे हैं। तो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होता है और भारत में 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका काम क्या था कि जो हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोअर हैं वो अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग का जो सोर्स है उसे डाइवर्सिफाई कर सकें। ठीक है, और जो इन्वेस्टर है उन्हें एडिशनल इंस्ट्रूमेंट मिल जाए इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कमर्शियल पेपर। समझ रहे हैं? एक तरफ आपके बोरोअर है और एक तरफ आपके इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ कि उनको एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट मिल गया, और बोरोअर को क्या फायदा हुआ कि शॉर्ट टर्म में उनको यदि पैसा चाहिए होता है तो वो इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्फॉर्मेशन ऑन CP issuance as reported by the issuing and paying agent on NDS platform had been made available on the रिजर्व बैंक वेबसाइट। ध्यान दीजिएगा, किस वेबसाइट पे? तो RBI की वेबसाइट पे। कब से? तो जुलाई 2005 से। इसके कारण क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है और ये आप जानते ही हैं। आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने, कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड इन मल्टीपल ऑफ। तो दोस्तों याद रखिए, कमर्शियल पेपर 5 लाख, ट्रेजरी बिल 25,000, कैश मैनेजमेंट बिल 25,000 और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख। तो इसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन में समझा रहा हूं। 4 क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं। तो ये फायदा है इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स को एक एक वीडियो को देखने का। मैं जहां भी जरूरत होता है वहां पे एक कंसेप्ट से 4 डिफरेंट कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग याद रखेंगे, कमर्शियल पेपर और कैश मैनेजमेंट बिल दोनों के लिए कमर्शियल पेपर के लिए 5 लाख है, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल के लिए 25,000 है। ये आपका इसके मल्टीपल में इशू होता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो 1 लाख है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर मैच्योरिटी बिटवीन मिनिमम ऑफ डैश एज एंड मैक्सिमम अप टू डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी दोस्तों, कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पूछा गया है आपसे, मिनिमम कितना दिन के लिए और मैक्सिमम कितना साल के लिए डेट ऑफ इशू से। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए। ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इशू अ कमर्शियल पेपर। इनमें से कौन से इसी इंस्टीट्यूट है जो कि कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकते? कंपनीज, प्राइमरी डीलर, कमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कभी भी कमर्शियल पेपर को इशू नहीं करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर एंड अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन फॉर्म प्रॉमिसरी नोट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। भारत में कब आया था? 1986, 1990, 1994, 1998। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका 1990। ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने मनी मार्केट का डेवलपमेंट देखा। अब बात करते हैं हम लोग फॉरेक्स मार्केट की। देखते हैं फॉरेक्स मार्केट कैसे डेवलप हुआ। तो देखिए, अक्टूबर 1993 में क्या हुआ कि बैंक को परमिशन मिल गई कि वो अपने एक्सपोर्ट बिल को रीडिस्काउंट करवा सकते हैं अब्रोड में। समझिए बात को, कोई एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट बिल समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक्सपोर्ट बिल यानी किसी एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया माल को तो उसका जो बिल होगा वो एक्सपोर्ट बिल कहलाता है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट बिल किसके पास है? बैंक के पास है। बैंक को क्या परमिशन मिला कि उसे रीडिस्काउंट करवा सके, उस बिल में कुछ डिस्काउंट दिलवा सके अब्रोड में। और वो रेट कौन डिसाइड करता है? वो रेट उस रेट पे जो कि इंटरनेशनल रेट्स पे से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, PCFC, याद रखिए फुल फॉर्म पूछा जाता है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है, ये फॉरेन करेंसी में इंट्रोड्यूस हुआ था
1993 में। दोस्तों जब आप लोग CIB की प्रिपरेशन करेंगे तो PCFC पे एक पूरा चैप्टर ये और इस पर केस स्टडी पूछा जाता है। तो अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको वहाँ पे मेरा वीडियो है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो PCFC का इंट्रोडक्शन 1993 में किया गया था और इसमें कारण क्या फ़ायदा मिला ये समझिए। इसके फ़ायदा ये मिला कि जो भी इंडियन के मर्चेंट थे वो फंड को एक्सेस कर सकते थे इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट पे। समझ रहे बात को। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने PCFC का फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा है पोस्ट शिपमेंट, प्री शिपमेंट नहीं, क्या है पोस्ट शिपमेंट। शिपमेंट के बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट को हम लोग कहते हैं और किस करेंसी में होगा तो फॉरेन करेंसी में। देखिए पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी PCFC, याद रखिएगा फॉर्मूले को। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी इज टू, आखिर क्यों लाया गया है PCFC। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने बताया था कि इसका काम ये था कि एक्सपोर्टर को फंड एक्सेस करने के लिए इंटरनेशनल रेट्स पे। तो ऑप्शन बी विल द करेक्ट। अब देखिए दोस्तों ये एक कमेटी है जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था RBI को जुलाई 2006 में। कीपिंग इन व्यू द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, RBI ने कौन कौन मेजर लाया वो देखिए। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ इंटरनल टास्क फोर्स फॉर प्रोसीड्यूरल रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इन्हांसमेंट ऑफ लिमिट अंडर। देखिए एक लिबरलाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। एक है हमारा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, समझते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, वो फ्री है रिमिट करने के लिए। रिमिट मतलब समझते होंगे ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर कर सकते हैं $50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, किसी भी करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए या दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी एग्जिस्टिंग रेसिडेंट है वो कितना रेमिट कर सकते हैं $50,000 एक साल में किसी भी करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। अब देखिए जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है गिफ्ट के लिए, डोनेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल का इस ओवरसीज कंपनी में, वो सबस्यूम्ड क्या कर दिया जाएगा अंडर दिस रिवाइज लिमिट। अब देखिए ट्रैवल के लिए, प्राइवेट ट्रैवल के लिए जो फैसिलिटीज है वो $10,000 के पर फाइनेंशियल ईयर है, वो कंटिन्यू रहेगा ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल आर फ्री टू रेमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप टू। देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग बोलते हैं कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो दोस्तों आपको बुक को एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं काम आसान कर रहा हूँ कि बुक का जो भी पॉइंट्स है वो मैं आपको दे रहा हूँ और फिर उसमें क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ताकि आप बार बार इस PDF को देखेंगे तो चीज़ें आपको रिवाइज होती जाएंगी और निश्चित रूप से आप CIB को अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपके सामने क्या कहा गया है, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट रेमिट कर सकते हैं किसी भी कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। तो अभी हम लोगों ने देखा ये $50,000 है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरलाइजेशन। तो कैपिटल अकाउंट का जो लिबरलाइजेशन हुआ उसको व्यू किया जाता है एक प्रोसेस की तरह, एक सिंगल इवेंट की तरह नहीं, एक प्रोसेस की तरफ उसे व्यू किया जाता है। इस अप्रोच में क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी CAC, द इनिशियल रिफॉर्म मेजर्स वे डायरेक्टेड एट करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। पहले जो रिफॉर्म मेजर थे उसका डायरेक्शन था कि वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे, जिसके कारण क्या हुआ, आर्टिकल 8 आया, ठीक है, IMF का अगस्त 1994 में। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, जब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को लिबरलाइज किया गया तो इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया, तो आर्टिकल 8 को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ऑफ IMF, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फेमा आप लोगों को पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसने रिप्लेस कर दिया फेरा को। फेरा पहले चलता था, 1983 का ये एक्ट था, लेकिन अब क्या चलता है, फेमा एक्ट चलता है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट है उसको फैसिलिटेट किया एंड प्रोमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। मतलब हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है भारत में, उसको ऑर्डरली डेवलपमेंट फेमा 1999 में नहीं किया। क्वेश्चन आपके सामने है, फेरा को फेमा ने कब रिप्लेस किया, तो याद रखिएगा 1 जून 1999। अब दोस्तों जरा देखते हैं मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं। तो जो हमारा मार्केट है वो RBI के द्वारा गवर्न होता है, ठीक है, और जो एंटिटीज हैं परमिटेड हैं, जिन्हें जो लैंडर या बोरोवर की तरह काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं मनी मार्केट का बात कर रहा हूँ, वो है कॉल या नोटिस मनी मार्केट में, वो शेड्यूल को ध्यान दीजिएगा कौन कौन से बैंक है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, RRB को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग RRB, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारा कॉल और मनी मार्केट है उसमें कौन कौन से एंटिटीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट RRB, ध्यान दीजिएगा RRB को नहीं एलिजिबल है कि वो कॉल और मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करे। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बाद अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक को छोड़कर, और प्राइमरी डीलर है। तो प्राइमरी डीलर, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक। आपके सामने क्वेश्चन है, इन द कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट आर अलाउड टू ट्रेड, ऑल कॉर्पोरेट, ऑल बैंक, प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड, ओनली बैंक, डी नॉन ऑफ दिस। दोस्तों ओनली बैंक्स, चलिए ये हम लोगों ने भी देखा है। अब बात करते हैं हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये मैंने बताया था ना कि ये भी एक तरह का हमारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो मनी
मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसका रेंज को वाइडन करने के लिए और इन्वेस्टर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड को सीओडी को लाया गया, सीडी को लाया गया। कब लाया गया? 1989 में लाया गया, 1989 में लाया गया। ये भी एक तरह का नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इसे ये इशू किया जाता है डीमेटेरियलाइज फॉर्म में या यूजांस प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में फॉर फंड डिपोजिटेड एट अ बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जो मिनिमम मैच्योरिटी है उसे देखिए 15 दिन था पहले, लेकिन घटा के उसे 8 दिन कर दिया गया। कब? 2005 से, ताकि वो सीपी का जो मिनिमम मैच्योरिटी है उसे अलाइन हो जाए। सीपी में अभी हम लोग देखा था ना 7 दिन था, याद है आपको? चलिए, और एफडी का भी 7 दिन है। व्हाट इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीडी? तो देखिए 8 दिन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारा रेमिटेंस आउट ऑफ एनआरओ अकाउंट। दोस्तों फिर से हम लोग फॉरेन हम लोग क्या देख रहे हैं? फॉरेक्स का डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो एनआरओ अकाउंट से कितना रेमिट किया जा सकता है? देखिए, कोई आप एनआरओ अकाउंट होता क्या है? तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट होता है, यानी भारत के जो लोग जो भारत के बाहर पीआईओ के रूप में रह रहे हैं या वो एनआरआई के रूप में रह रहे हैं, उनका जो भारत में अकाउंट था, जो सेविंग अकाउंट था, वो ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद एनआरओ में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो एनआरआई हैं और जो पीआईओ हैं, समझ रहे, ये दोनों तो एलिजिबल है एनआरओ अकाउंट के लिए। मतलब पहले वो भारत में रहते थे, लेकिन 182 दिन से ज़्यादा वो भारत से बाहर टिक गए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो एनआरआई कहलाएंगे। समझ रहे, ये डेफिनेशन है हमारा। और पीआईओ, जिनके फादर या जिनके ग्रैंडफादर भारत के निवासी थे, उसे पीआईओ कहते हैं। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एनआरओ क्या है, पीआईओ क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो एनआरआई हैं और जो पीआईओ हैं, उनको परमिट किया गया है कि वो रेमिट कर सकते हैं कितना? $1 मिलियन पर कैलेंडर ईयर। ध्यान दीजिएगा, भारत के रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए $50,000 है, लेकिन जो पीआईओ और हमारे एनआरआई हैं उनके लिए कितना है दोस्तों? $1 मिलियन पर कैलेंडर ईयर। समझ रहे हैं, अंतर समझ में आ रहा है? $50,000 एक तरफ और एक तरफ है $1 मिलियन पर ईयर। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखनी है दोस्तों। पर कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर साल में, फॉर एनी बोनाफाइड पर्पस आउट ऑफ द बैलेंस इन दियर नॉन रेजिडेंट अकाउंट। मतलब दोस्तों उनके अकाउंट में कोई भी बैलेंस हो, वो पर्पस उनका हो, लेकिन वो $1 मिलियन से $1 मिलियन से एक ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, रेमिटेंस आउट ऑफ एनआरओ अकाउंट एंड पीआईओ हैव बीन परमिटेड टू रेमिट अप टू डैश मिलियन पर कैलेंडर फॉर एनी बोनाफाइड पर्पस। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है ऑप्शन ए वाला करेक्ट। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? फॉरेक्स मार्केट देख लिया, मनी मार्केट देख लिया, बचा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल ग्रुप हैं। टेक्निकल ग्रुप किस पे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी मार्केट के कुछ टेक्निकल ग्रुप थे। उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर परमिटेड फ्रॉम फरवरी 2006। ध्यान दीजिएगा, इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परमिशन दिया गया। अब मार्केट के फीडबैक के असेसमेंट के बेसिस पर कुछ एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एससीबीज, पीडीज, प्राइमरी डीलर्स, इन्हें अलाउ किया गया नवंबर 2006 से कि अपना शॉर्ट पोजीशन को कवर करें विद एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, 5 ट्रेडिंग डेज में अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर करें। एज दिस शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड प्राइमरी डीलर हैव बीन अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम टू कवर देयर शॉर्ट पोजीशन विद एक्सटेंडेड पीरियड। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर को अलाउ किया गया है नवंबर 2006 से कि अपना शॉर्ट पोजीशन को कवर करें। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। शॉर्ट से सेल नॉट परमिटेड डी। दोस्तों अभी हम लोग देखा है, इसका करेक्ट आंसर है 5 ट्रेडिंग डे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक का जिस्ट। इसके अलावा इस टॉपिक में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आप बार बार इस चीज़ों को रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, मैं जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, निश्चित रूप से जेआईबी आप आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, लेसन यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।